हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और आज के इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं अपन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। प्रायर टू दिस अपन ने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन, उसका ऑपरेशन, उसके टॉर्क कंडीशन, टॉर्क स्पीड, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक वगैरह अपन ने देख लिया। अब सिमिलर टू दैट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो अपन इसका कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन देखने जा रहे हैं। यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल समझ में आ गया है ऑपरेशन का, और यदि उसकी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, तो आपको इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा सजेशन है, इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस थ्री फेज मोटर के ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन का, उसको ज़रूर देख लें ताकि यहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन से। तो कंस्ट्रक्शन में यदि मैं बताऊँ तो आपको कंस्ट्रक्शन में वही होगा जैसे अब थ्री फेज में था। स्टेटर होगा, एक स्लॉटेड स्टेटर था और एक दूसरा रोटर था। रोटर यहाँ पे जो होगा वो स्क्वायरल के इस टाइप का रोटर होगा। वहाँ पे अपन ने दो टाइप के लिए थे रोटर, वाउंड रोटर और स्क्वायरल केज रोटर। यहाँ पे जनरली अपना स्क्वायरल केज रोटर ही होगा। और अभी अपन आगे जब टाइप देखेंगे तो उसमें और आएगा। अपना मेन फोकस इस टॉपिक में ऑपरेशन के ऊपर। तो ऑपरेशन को समझने से पहले इसके बेसिक कंस्ट्रक्शन को भी समझना ज़रूरी है। और जो स्टेटर है उस स्टेटर के ऊपर सिंगल फेज वाइंडिंग होगी। उसमें कौन सी थी? स्लॉट के ऊपर थ्री फेज वाइंडिंग थी, 120 डिग्री डिस्ट्रीब्यूटेड थी एंड स्पेस में। ठीक है, और स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अपन ने लगाई थी। अब यहाँ पे सिर्फ सिंगल फेज वाइंडिंग है तो एक क्या होगा? फेज होगा, दूसरा क्या होगा? न्यूट्रल होगा। सिंगल फेज, ठीक है, सिंगल फेज के अंदर सिर्फ दो टर्मिनल होंगे। तो ये इस तरीके की कुछ कंस्ट्रक्शन होगी। सिंगल फेज स्लॉटेड स्टेटर के अंदर सिंगल फेज वाइंडिंग होती है जिसके दो टर्मिनल होते हैं। एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक रोटर होता है। रोटर की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो स्क्वायरल केज टाइप की है। स्क्वायरल केज में आपको पता ही है जो स्लॉट्स होंगे उसके अंदर कॉपर बार्स होती हैं। ये कॉपर बार को एंड पोर्शन पे स्लिप रिंग के थ्रू शॉर्टेड कर दिया जाता है आपस में, और ये कंप्लीट कंस्ट्रक्शन इसकी हो जाती है सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की। अब सिंगल फेज इंडक्शन मशीन सबसे ज़्यादा काम में आने वाली मशीन है, क्योंकि अपन जो डोमेस्टिक मशीन्स जो हैं, एग्जांपल है इसका सिंगल फेज इंडक्शन मशीन का मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है डोमेस्टिक मशीन्स। जो भी अपनी पानी की मोटर आती है घरों में, जो भी मशीन काम में आती हैं, छोटी मशीनें, वो कौन सी होती हैं? जो उनको वो डोमेस्टिक अपनी घर की जो मशीनें होते हैं वो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन होती हैं। अब सिंगल फेज इंडक्शन मशीन के अंदर क्या है कि सिंगल फेज मशीन की कॉस्ट भी बहुत ही कम होती है, इजी टू ऑपरेट होती है। इस वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मशीन बहुत फेमस है। बट थ्री फेज मोटर से ये किस तरीके से डिफरेंट है ये अपन को देखना है। सबसे अपन कंस्ट्रक्शन के अंदर देखें तो डिफरेंट क्या है अपने पास में? यहाँ पे एक ही फेज है और वहाँ पे तीन फेज थे अपने पास में थ्री फेज मोटर में। तो सिंगल फेज मोटर के एक ही फेज होने की वजह से ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। नॉट, इसकी एक मेन डिसएडवांटेज है कि ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है। जैसे थ्री फेज मशीन बनाई अपन ने, ठीक है, थ्री फेज मशीन को सप्लाई दी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन यदि उसकी सही हो रखी है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, सब कुछ फीचर सही हैं, तो अपन ने जैसे सप्लाई की तो रोटर उसका घूम जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अपन ने पूरी तरीके से सही की है, वही कॉन्सेप्ट लगा के अपन ने यूज किया जो थ्री फेज की है। बट यदि अपन सिंगल फेज मशीन को चालू करेंगे तो सिंगल फेज मशीन सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगी, रोटर उसके साथ में नहीं घूमेगा, क्योंकि इसके साथ में एक और कुछ एडिशनल अपन को फीचर करना पड़ेगा, तभी जाके वो सेल्फ स्टार्टिंग होगी। तो सबसे मेन इसका जो ड्रॉबैक है वो याद रखना है कि ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है। ओके, अब इसके अंदर स्टार्टर के ऊपर क्या है? एक ही वाइंडिंग है, क्योंकि सिंगल फेज है तो सिर्फ एक ही वाइंडिंग होगा, एक वाइंडिंग के दो टर्मिनल होंगे। अब जब अपन क्या करेंगे कि इस सिंगल फेज वाइंडिंग के टर्मिनल को यहाँ पे सप्लाई देंगे, यहाँ पे मान लो अपन एक वोल्टेज V वोल्टेज लगाया और इसके अंदर से करंट गई, तो इस करंट की वजह से क्या होगा? एक फ्लक्स जनरेट होगा, जैसे कि थ्री फेज वाले में जनरेट हुआ था, वही सेम ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। तो ये जो फ्लक्स जनरेट होगा यहाँ पे पल्सेटिंग या अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो भी क्या होगी? पल्सेटिंग मैग्नेटिक नेचर की होगी एयर गैप के अंदर। ठीक है, जब यहाँ पे वोल्टेज लगाया करंट जनरेट होगा, करंट इस वाइंडिंग में फ्लो होगा, इस वाइंडिंग में फ्लो होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? एक साइनोसॉइडल जो फ्लक्स है वो इस साइनोसॉइडल फ्लक्स इस तरीके से जनरेट हो जाएगा, और ये फ्लक्स किसके अंदर रहेगा? ये क्या है? एयर गैप।
इसको एयर गैप बोलते हैं, रोटर और स्टेटर के बीच का इसको एयर गैप बोलते हैं। और ये क्या है, अपना रोटर है, और ये क्या है, स्टेटर है। अब ये जो एयर गैप में फ्लक्स आ रहा है, वो एयर गैप का फ्लक्स किससे, रोटर की वाइंडिंग या रोटर के कॉपर बार्स जो भी हैं इनके साथ में लिंक होगा, और लिंक होने की वजह से इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि सेम 3 फेज की तरह होगा। करंट भी जनरेट, ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये और क्लोज शॉर्टेड है एंड पे ये कॉपर बार्स, इसलिए इसके अंदर करंट भी फ्लो होगी। और एक जो कि उसमें बताया था मैंने, यहाँ पे भी करंट फ्लो हुआ, तो करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे एक फ्लक्स पैदा हुआ कॉपर वाइंडिंग के अंदर भी, और यहाँ पे भी एक स्टेटर पे भी एक फ्लक्स पैदा हो रहा है। तो इन दोनों फ्लक्स के इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन ये टॉर्क उसको जो रोटर को जो स्टार्ट नहीं कर पाएगा। 3 फेज के अंदर तो ये रोटर को स्टार्ट कर दिया था इसने, लेकिन यहाँ पे जो सिंगल फेज में ये रोटर ये टॉर्क जो है इस रोटर को घुमा नहीं पाएगा। इसके लिए अपन को एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। यदि अपन एक एक्सटर्नल फोर्स किसी भी एक डायरेक्शन में लगा दिया तो वो मशीन जो है अपनी उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूस घूमती रहेगी और लगभग सिंक्रोनस स्पीड के पास में घूमेगी। तो इसमें क्या डिफरेंस आया 3 फेज कंस्ट्रक्शन, 3 फेज की ऑपरेशन से। 3 फेज में अपन ने जैसे ही सप्लाई दी, 3 फेज फ्लक्स जनरेट हुआ, स्टेटर ने रोटर में दोनों ने इंटरेक्शन किया, टॉर्क जनरेट हुआ, और जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी उस डायरेक्शन में मशीन घूम गई। लेकिन यहाँ पे सब कुछ वही हुआ, फ्लक्स भी आया उसी पल्सेटिंग नेचर का, वो 3 यहाँ पे, लेकिन टॉर्क भी जनरेट हुआ, लेकिन वो टॉर्क जो है इस शाफ्ट को घुमाने में पॉसिबल नहीं हो पाया। अपन ने एक्सटर्नल उस शाफ्ट को थोड़ा रोटेट किया एक डायरेक्शन में, तो वो मशीन उसी डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। तो ये बिहेवियर, ये मशीन जो है वो क्यों शो कर रही है कि अपन को एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है। यदि टॉर्क लग रहा है तो घूम जाना चाहिए ना, बट घूम क्यों नहीं रही है। तो इसको अपन एक जो सिंगल फेज मशीन को समझने के लिए एक है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, उसका अपन स्टडी करेंगे। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। अपन कहाँ से, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के बारे में अपन स्टडी करेंगे अब, कि ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से अपन को समझ में आ जाएगा कि ये मशीन क्यों नहीं घूम पा रही है। ठीक है, तो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में अब बताऊँ तो मैं इसकी जो कंस्ट्रक्शन अपन ने देखी अभी, ये अपना स्टार्टर, ये अपना रोटर हो गया बीच में, ये 3 फेज सिंगल फेज वाइंडिंग हो गई स्टेटर के ऊपर। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई, ये रोटर है, एयर गैप हो गया ये। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सिंगल फेज की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, और इस करंट की वजह से जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 2 मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है। ठीक है, जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड फाई एम मान लो, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 5m, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है 2 मैग्नेटिक फील्ड से बन के मिली हुई है, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड के साथ में घूम रही होती हैं। ठीक है, तो ये 5m जो है 2 रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बना है। और कौन सा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग तो इसमें भी है, 3 फेज में क्या हो रहा था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था यहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे एक ही डायरेक्शन में वो घूम रहा था। लेकिन यहाँ पे ये जो फ्लक्स है वो एक ही डायरेक्शन में न घूम के हाफ 2 डायरेक्शन में घूम रहा है, 5m/2 क्लॉकवाइज और 5m/2 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, एक इस डायरेक्शन में घूम रहा है 5m/2, और दूसरा जो फ्लक्स है इसी का पार्ट वो 5m/2 इस डायरेक्शन में घूम रहा है। इस तरीके से टोटल फ्लक्स 5m प्रोड्यूस हो रहा है, जैसा कि 3 फेज में प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन वहाँ पे एक ही डायरेक्शन में घूम रहा था। और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो 5m/2 दोनों तरफ घूम रहा है। और इन दोनों फ्लक्स का क्या होगा, ये दोनों फ्लक्स अब जब स्टार्टिंग मशीन की स्टार्टिंग होगी
तो ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स रोटर से लिंक होगा, जैसे कि 3 फेज में होता है। यहाँ पे रोटर से फ्लक्स लिंक होगा, रोटर के अंदर करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, एक फ्लक्स पैदा होगा, और वो फ्लक्स जो है इस φm/2 जो स्टेटर का फ्लक्स है उसके साथ में इंटरेक्शन करेगा और एक टॉर्क जनरेट होगा। और टॉर्क क्या होगा, एक टॉर्क होगा राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक टॉर्क होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब एक टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा और एक दूसरा जो फ्लक्स है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑपोजिट घुमाने की कोशिश करेगा। और इस वजह से यहाँ पे जो नेट टॉर्क जनरेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। वहाँ पे एक ही डायरेक्शन में एक ही फ्लक्स था, यहाँ पे फ्लक्स है लेकिन दोनों डायरेक्शन में हाफ हाफ है, इसी वजह से टॉर्क भी दोनों डायरेक्शन में हाफ हाफ होगा। और दोनों टॉर्क यदि एक क्लॉकवाइज लगेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज लगेगा तो क्या होगा, नेट टॉर्क जो होगा वो कितना जनरेट हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना फ्लक्स जा रहा है, φm/2, और बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना फ्लक्स है, φm/2। दोनों में स्पीड कितनी है, सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, और इसके लिए टॉर्क जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में TF मान लिया और इसके अंदर बैकवर्ड टॉर्क मान लिया। रोटर की स्पीड यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लस मान रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में -n मानेंगे। और यहाँ पे जो स्लिप की कैलकुलेशन करेंगे फॉरवर्ड के लिए तो ns-n/ns मैंने बताया ही था। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ns माइनस, और ये माइनस है तो प्लस n/ns। और यदि यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा -ns करें अपन तो यहाँ पे आ जाएगा 2ns माइनस ns माइनस n/ns। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस ns माइनस n/ns। और ये किसके बराबर है, SF के, तो 2 माइनस SF। तो ये आ गया बैकवर्ड डायरेक्शन के स्लिप कैलकुलेशन का तरीका। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी स्लिप आ रही है SF और बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लिप क्या आएगी, 2 माइनस SF। फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क TF मान लिया, इसमें TB मान लिया। इस तरीके से अपन ने टॉर्क अपन ने मान लिया। समझ में आ जाना चाहिए कि फ्लक्स दोनों डायरेक्शन में घूम रहा है तो टॉर्क दोनों तरफ लगेगा। स्टार्टिंग में टॉर्क जो है स्लिप, स्टार्टिंग में स्लिप एट स्टार्ट क्या होगा, एट स्टार्टिंग में क्या होगा, अपनी रोटर की स्पीड कितनी है, 0 है। तो 0 है तो स्लिप कितनी हो जाएगी अपनी, SF अपन निकालें यदि तो स्लिप जो आएगी अपनी वो कितनी आएगी, SF1। तो SB कितना हो जाएगा, 2 माइनस SF इजिकल टू 1, क्योंकि स्पीड 0 है तो फॉरवर्ड स्लिप क्या हो जाएगी, 1। तो बैकवर्ड स्लिप भी क्या जाएगी, 1। और रनिंग कंडीशन में क्या होगा, मान लो अपन ने थोड़ा फोर्स लगा के एक डायरेक्शन में घुमा दिया तो अब मशीन के लगभग सिंक्रोनस स्पीड पे घूमने लग जाएगी। और कोई भी एक डायरेक्शन में, मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रही है तो स्लिप कितनी हो जाएगी, SF कितनी हो जाएगी, 0, और SB कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, यहाँ पे अपना टॉर्क, यहाँ से अपनी स्लिप कैलकुलेट हो गई स्टार्टिंग और रनिंग कंडीशन के टाइम पे। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, स्लिप बराबर है, SF भी बराबर है, SB भी बराबर है। ठीक है, SF और SB दोनों बराबर है तो फॉरवर्ड टॉर्क और बैकवर्ड टॉर्क दोनों बराबर होंगे। तो टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो कितना होगा, TF माइनस TB। तो TF माइनस TB किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। मतलब स्टार्टिंग में टॉर्क 0 है इसलिए मशीन नहीं घूमेगी अपनी। ठीक है, और रनिंग के टाइम पे यदि अपन कैलकुलेट करें तो जो टॉर्क होता है वो टॉर्क कैसे कैलकुलेट होता है, टॉर्क कैलकुलेट होता है, सॉरी, स्लिप के ऊपर डिपेंड करता है टॉर्क 60/2 पाई NS इंटू रोटर कॉपर लॉस अपॉन S, यानी कि स्लिप के ऊपर कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो 60/2 पाई NS रोटर कॉपर लॉस होता है अपना I²R अपॉन S। ठीक है, तो यहाँ से अपना कैलकुलेट हो जाएगा, क्या टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा कि जैसे ही टॉर्क एक डायरेक्शन में, एक की तरफ की स्लिप बढ़ेगी और दूसरे की कम होगी तो उस डायरेक्शन में टॉर्क उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। TF और यहाँ पे TG टोटल है तो यदि TF कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SF, और यदि B कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B।
बैकवर्ड आ जाएगा, और फॉरवर्ड टॉर्क अपन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस साइड का टॉर्क ज़्यादा होगा उस साइड में मशीन घूम जाएगी रनिंग कंडीशन के टाइम पे। तो ये अपने बात समझ में आ गई कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की अपन ने कंस्ट्रक्शन की, और इसमें यदि अपन ने अलग से कोई फीचर नहीं दिया तो जो फ्लक्स जनरेट होगा वो दोनों डायरेक्शन में घूमेगा हाफा, और इसी वजह से टॉर्क भी जो है दोनों डायरेक्शन में जनरेट होगा, और स्टार्टिंग में वो टॉर्क क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। यदि एक तरफ अपन ने पुश कर दिया तो एक साइड का टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा दूसरे साइड के टॉर्क की बजाय, और मोटर है जो उसी डायरेक्शन में अपनी घूमने लग जाएगी। अब यदि यहाँ पे अपन इसी चीज़ को अपन ग्राफ से समझना चाहें, यानी कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक या टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक से अपन समझना चाहें तो अपन उससे भी देख लेते हैं। जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मशीन में समझाया था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी होगा, टॉर्क स्पीड जो कर्व होगा। बट यहाँ जो 3 फेज इंडक्शन मशीन में जो स्लिप का रेंज था 0 से 1, लेकिन यहाँ पे जो स्लिप का रेंज होगा वो होगा 0 to 2। वहाँ पे था 0 से 1, यहाँ पे 0 to 2 होगा स्लिप का रेंज। इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस डायरेक्शन साइड टाइप से बनेगा। ठीक है, वहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। अब इसमें यहाँ से s इक्वल टू लगभग यहाँ पे हो जाएगा s इक्वल टू 2, यहाँ पे s इक्वल टू 1, और यहाँ पे हो जाएगा s इक्वल टू 0। सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी यहाँ पे, रोटर स्पीड के साथ में अपन कर्व बना रहे हैं। ये हो गया अपना फॉरवर्ड फील्ड के साथ में। ठीक है, अब यदि अपन बैकवर्ड साइड का देखना चाहें तो उसमें टॉर्क कैसे जनरेट हो रहा है, उसमें टॉर्क जनरेट हो रहा है, इसका जस्ट अपोजिट टॉर्क अपना जनरेट हो रहा है। वहाँ पे स्पीड क्या हो गई, -ns हो गई वहाँ पे। तो उसका जो कर्व बनेगा वो कुछ बनेगा इस तरीके से। ठीक है, उसका कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे बैकवर्ड टॉर्क एट स्टार्टिंग और बैकवर्ड टॉर्क एट फॉरवर्ड है यहाँ पे, और ये हो गया बैकवर्ड फील्ड के साथ का टॉर्क। बताया ना मैंने, दो तरह के टॉर्क जनरेट हो रहे हैं, एक बैकवर्ड साइड में और एक फॉरवर्ड साइड में, बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड फील्ड और बिकॉज ऑफ बैकवर्ड फील्ड। तो फॉरवर्ड फील्ड की वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो इस तरीके का जनरेट हो रहा है, बैकवर्ड टॉर्क फील्ड की वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो इस तरीके से जनरेट हो रहा है, मतलब नेगेटिव टॉर्क जनरेट हो रहा है यहाँ पे। अब यदि TF और TB को देखें तो ये दोनों स्टार्टिंग में क्या है, बराबर हैं, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। और यहाँ से भी देखें और इन दोनों को जोड़ें और इन दोनों को जोड़ें तो अपन एक नेट कर्व बना सकते हैं। वो जो नेट कर्व बनेगा, नेट टॉर्क जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया नेट टॉर्क का कर्व, T नेट टॉर्क, यानी कि स्टार्टिंग में टॉर्क कितना हो गया, 0। इस वजह से स्टार्टिंग में टॉर्क 0 है, नेट टॉर्क एट स्टार्टिंग इक्वल टू 0। तो इस वजह से मोटर शाफ्ट नहीं घूमेगी। दोनों तरीके से अपन ने देख लिया, थ्योरी के माध्यम से भी देख लिया अपन ने, और यहाँ पे अपन ने कर्व बना के भी देख लिया कि सच में मशीन जो है अपनी नहीं घूमेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है वो टॉर्क 0 हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करें अपन कि हर बार ऐसा तो है नहीं, जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मशीन फैन में भी काम में आती है, मोटर में, पानी की मोटर में, इनमें भी काम में आती है, कि अपन इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करें, ओके भाई स्टार्ट किया, अब मशीन नहीं घूम रही है तो हर बार एक डंडा लेके पंखे को एक डायरेक्शन में घुमाएंगे, चलो अब चलता रहेगा। ऐसा तो अपन कर नहीं सकते। तो ऐसा कुछ ना कुछ इसके अंदर एडिशनल फीचर लगाएं, जिसकी वजह से यदि जो फ्लक्स है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूमे तो क्या होगा कि अपनी एक ही डायरेक्शन में घूमेगा तो टॉर्क भी क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जनरेट होगा, और इंडक्शन मोटर जो है 3 फेज की तरह यहाँ सिंगल फेज में भी एक डायरेक्शन में घूम जाएगी। लेकिन अपन ने ये देखा कि सिंगल फेज वाइंडिंग के साथ में ये पॉसिबल नहीं है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, एक डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए। ठीक है, 3 फेज के साथ में तो हो जाएगा, अपन ने देख लिया। तो अपन इसमें बीच का रास्ता निकालते हैं कि एक अपन 2 फेज सप्लाई दे के देखते हैं कि यदि 2 फेज सप्लाई मैं दूँ तो क्या एक डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो पहले अपन एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 फेज सप्लाई।
3 फेज में अपन ने देखा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में जनरेट होती है, ठीक है। 3 फेज में अपन ने देखा एक डायरेक्शन में जनरेट होती है। सिंगल फेज में देखा कि दोनों डायरेक्शन में जनरेट होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड टॉर्क बराबर हो गए, अपना काम सही नहीं बना। तो अपन बीच का रास्ता एक 2 फेज सप्लाई के साथ में देख रहे हैं कि होता है या नहीं। यदि पॉसिबल हुआ होता है तो अपन इसको सिंगल फेज में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अपन अप्लाई कर सकते हैं, वो बाद का पोर्शन है। पहले सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करना है कि 2 फेज सप्लाई के साथ में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है। तो 2 फेज सप्लाई के साथ में जो सप्लाई देंगे अपन, तो एक फेज जो होगा, दूसरा फेज जो होगा वो 90 डिग्री डिफरेंस पे होगा। एक फ्लक्स मान लो हो गया फाई एम कोस ओमेगा टी, तो दूसरा होगा उससे 90 डिग्री लेग पे। 90 डिग्री लेग पे कितना हो जाएगा, फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये रोटेटिंग है या नहीं है, और एक डायरेक्शन में है या दोनों डायरेक्शन में है। तो इसके साथ में देखेंगे तो ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे देखें, यदि टाइम स्टार्टिंग में टाइम 0 पे, तो फाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई एम, और फाई बी कितना हो जाएगा, 0, और डायरेक्शन क्या आएगी, ये डायरेक्शन आ गई इसकी, ठीक है। अब ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टी इक्वल टू 0 है तो 0 डायरेक्शन में देख ले। ओमेगा टी इक्वल टू 45 डिग्री पे देखते हैं यदि, तो फाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई एम बाई रूट 2, और फाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई एम बाई रूट 2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फाई ए हो गया फाई एम बाई रूट 2, और फाई बी हो गया फाई एम बाई रूट 2, और रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, 45 डिग्री पे यहाँ पे, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, फाई एम। यानी कि ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे फ्लक्स यहाँ पे था, ओमेगा टी इक्वल टू 45 डिग्री पे फ्लक्स जो है आगे बढ़ गया है इस डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड कितना है, फाई एम है। अब इसके बाद में देखते हैं कि फाई ओमेगा टी इक्वल टू 45 के बाद में क्या देखेंगे, ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री के ऊपर अपन देखेंगे। तो एट ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री के ऊपर देखेंगे तो फाई ए इक्वल टू कितना आएगा, 0, फाई बी इक्वल टू कितना आएगा, फाई एम, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट किधर की तरफ आ रहा है, 90 डिग्री इधर की तरफ, ये तो 0 हो गया, फाई बी इक्वल टू फाई एम, यानी कि यहाँ पे, यानी कि ये जो अपन यदि फ्लक्स का देखे रिप्रेजेंटेशन, तो पहले 0 डिग्री पे था, फिर 45, फिर 90 डिग्री, मैग्नीट्यूड सेम है, और एक डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमता हुआ जा रहा है। मतलब इससे क्या हुआ कि 2 फेज के साथ में जो फील्ड जनरेट होगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक टाइप का होगा, कांस्टेंट होगा नेचर के अंदर, फाई एम मैग्नीट्यूड होगा। तो सिमिलर टू 3 फेज सप्लाई, 2 फेज सप्लाई भी क्या करेगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद ए सिंगल डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगी, और जिसकी स्पीड होगी सिंक्रोनस स्पीड होगी, और मैग्नीट्यूड होगा फाई एम होगा। तो अपन को क्या मिल गया, सेम फीचर मिल गया रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का 2 फेज के साथ में, जो कि 3 फेज के साथ में हो रहा था। एक डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अपनी घूम रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो अपना रोटर है उसके साथ में इंटरेक्शन करेगा, लिंक होगा, वहाँ पे भी जो फ्लक्स जनरेट होगा, और वो फ्लक्स स्टेटर के जो 1 डायरेक्शन में घूम रहे फ्लक्स के साथ में इंटरेक्शन करेगा और एक टॉर्क जनरेट करेगा, और जिसकी वजह से जो है, और यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट होगा थोड़ा कम मैग्नीट्यूड का हो रहा है, और उसकी वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और एक टॉर्क जनरेट होगा एक डायरेक्शन में, और मशीन जो है अपनी एक डायरेक्शन में घूम जाएगी। तो यदि अपन सिंगल फेज मशीन के साथ में कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगा दें कि 2 फेज सप्लाई वहाँ पे अपन दे सकें, तो वो सिंगल फेज मशीन जो है घूम जाएगी। तो इसमें अपन आगे देखेंगे कि किस तरीके से अपन सिंगल फेज में ये कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। मतलब कुछ टाइम के लिए अपन को, यदि अभी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, तो जो सिंगल फेज सप्लाई में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो स्टार्टिंग में आ रही है। एक बार यदि मशीन स्टार्ट हो गई उसके बाद में वो मशीन घूमती रहेगी, फिर ऐसा नहीं है कि मशीन रुक जाएगी या ना कंटिन्यूसली अपन को डंडे से घुमाता रहना, ऐसा कुछ नहीं है। अपन को एक डायरेक्शन में पुश कर दिया तो मशीन चालू हो गई। ऐसे ही मान लो स्टार्टिंग में कोई टॉर्क जनरेट हो जाए एक डायरेक्शन में और घूम गई, तो फिर वो उसी डायरेक्शन में घूमती रहेगी। तो यदि अपन सिंगल फेज के सप्लाई के साथ में कुछ इस तरीके का फीचर जोड़ दें कि स्टार्टिंग के टाइम पे तो अपन 2 फेज सप्लाई के रूप में उसे दें, और जैसे ही मोटर स्टार्ट हो गई अपन उसका जो सेकंड फेज है वो हटा लें और वो सिर्फ सिंगल फेज के ऊपर ही चलती रहे, तो भी क्या होगा, अपना काम बन जाएगी वो सिंगल फेज के टाइम पे, यानी कि रनिंग के टाइम पे सिंगल फेज की तरह काम करे, और स्टार्टिंग पे यदि 2 फेज सप्लाई की तरह काम करेगा इंडक्शन मशीन, तो वो सक्सेसफुल अपना काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें वही देखेंगे अपन, टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे अपन 2 फेज सप्लाई से स्टार्ट करेंगे उसे, और फिर रनिंग टाइम पे उसे सिंगल फेज टाइम में बदल देंगे, और वो जिस डायरेक्शन में घूम गई उसी डायरेक्शन में घूमती रहेगी।
तो इसका एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखना इस वीडियो को, तभी आपके जाके समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहले की वीडियो भी देखना और इसको लाइक और शेयर भी करना ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिल सके ये। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन इसके टाइप्स के बारे में और कैसे इसका ऑपरेशन अपन सिंगल फेज में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।